गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टॉपिक के अंदर में जो लेक्चर नंबर 5 उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 5 का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इन नीट यूपीएससी के लिए एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए ऑल्सो। तो इस टॉपिक के अंदर में हम जो कंटेंट पढ़ेंगे वो 4 कंटेंट के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड वो 4 कंटेंट होता है, सबसे पहला रोल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम, रोल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम। सेकंड, एट्रीब्यूट ऑफ स्टेबल कम्युनिटी, स्टेबल कम्युनिटी के एट्रीब्यूट क्या है, फैक्टर क्या है, कैरेक्टर क्या है। 3 नंबर में पढ़ेंगे डेविड टिलमन आउटडोर प्लॉट। ये एक साइंटिस्ट है, वो कैसे बोला था कि स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर बढ़ेगा तो किस तरीका से प्रोडक्टिविटी का वेरिएशंस कांस्टेंट रहेगा, या उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे एनालॉजी, एनालॉजी ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब होता है रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस proposed by the स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पाउल एरलिच। इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, कॉन्सेप्ट बोला गया था, वो पढ़ेंगे। इस तरीका से हमारा टॉपिक सजाया गया, मैंने उनको सिस्टमेटिकली बनाया। अब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे रोल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम। ये डाइवर्सिटी है, एसपीएस लेखा शॉर्टकट में डाइवर्सिटी। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले नोट्स ऑलरेडी इसके अंदर में रखा हुआ है। ठीक है, आप नोट्स को वीडियो पॉज करके नोट लिख सकते हो। अगर कोई बाहर का बच्चा है तो मेरे बच्चे तो उनको नोट्स मिला हुआ है। तो अब हमें क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हमें एक एक करके पढ़ेंगे तो इस टॉपिक के अंदर में आएगा इंपोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम। देख लो आप लोग बेटा, इंपोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी जैसे मैं कहूंगा उसको उसी हिसाब से लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो इंपोर्टेंस क्या होता है, मैंने बहुत बार इकोसिस्टम में आप लोगों को बताया कि फॉरेस्ट के अंदर में जो टाइगर होता है, जो लायन होते हैं, दे आर द कीस्टोन स्पीसीज। टाइगर अपने पूरे दिन भर डियर को मारने के लिए भागेगा नहीं, एक मारेगा तो उसको खाएगा उस दिन के लिए, तो उसके बाद वो अगले दिन शिकार करता है। इसलिए बोलते हैं प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर, यानी वो जो नेचर में प्रेडेटर जो है वो बहुत प्रूडेंट है, यानी ज्ञानी है, वाइज है, क्योंकि वो पूरे इकोसिस्टम का देखभाल करने का ठेका ले रखा है। क्योंकि वही होता है एक्चुअली कीस्टोन स्पीसीज। अगर वो चाहे, वो एक्चुअली जो डियर स्पीसीज को पालन करता है, वो पालता है एक तरीका से, क्योंकि वो डियर का सर्वाइवलिटी के ऊपर सोचता है। इसका मतलब यही है, अगर वो एक दिन बैठ के अगर 2-4 डियर को मारेगा और 10-15 को और मारेगा, तो एक दिन में अगर 100 मारेगा तो ऐसे 100 दिन के अंदर में सारे डियर खत्म हो जाएंगे। तो डियर खत्म हो जाएंगे तो अल्टीमेटली टाइगर लायन भी खत्म हो जाएंगे, तो फिर इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड। तो यानी इकोसिस्टम के अंदर में, कम्युनिटी के अंदर में एवरी स्पेसिस का इंपोर्टेंस बहुत होता है। यानी मैंने बहुत बार बोल चुका हूं कि अगर किसी स्पीसीज का इकोनॉमिक वैल्यू भले ही हो या ना हो, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर द कम्युनिटी, फॉर द इकोसिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रिंसिक वैल्यू रेदर देन इट्स इकोनॉमिक वैल्यू। सबकी अपने अपनी स्पीसीज को एग्जिस्ट करवाने का राइट है, एंड नेचर भी सबको राइट दे रखा है। एंड ये सब रहेंगे तो इकोसिस्टम स्टेबल होगा, अल्टीमेटली वो ह्यूमन बीइंग भी बच पाएगा, उनका स्पीसीज से सर्वाइव कर पाएगा। अगर तुम्हारे बुक में जो 2 लाइन लिखा हुआ है वो बात मैं कर दूं। पहला लाइन होता है कि वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम तभी वो ज्यादा फंक्शन करेगा जब उनके अंदर में सारे स्पेसीज मेंटेन होके रहेंगे, कोई लॉस नहीं होगा। इसका मतलब इन्होंने बोला द वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम्स बिकम्स लेस फंक्शनल इफ ओनली one species of a tree frog will be eliminated from that region, then the functional aspect of the ecosystems becomes less, decreased। पहला आपका एनसीईआरटी बोला। दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी ने बोला
कि अगर हमारे ह्यूमन बीइंग के द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग आल्सो चेंज्ड इफ 20,000 आंट स्पेसीज चेंजेस टू 15,000 आंट स्पेसीज। यानी आंट जो हमको काटता है, अगर वो कम हो जाएंगे तो हमारी लाइफ का जो क्वालिटी होता है वो बदल जाएगा। यानी इससे, यही दो एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि हर स्पेसिस का कितना इंट्रिंसिक वैल्यू होता है इकोसिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए, इससे हमको पता चलता है। आप यहां तक लिख लोगे। इसके बाद सो इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट ए community with more number of species, that means species diversity, tend to be more stable than those ecosystem, those community which has a less number of species diversity। यानी ज्यादा स्पेसिस होंगे मोर स्टेबल, कम स्पेसिस होंगे तो लेस स्टेबल होगा। इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक आता है कि एट्रीब्यूट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी और इंपोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। बेटा व्हाट इज द एट्रीब्यूट? अगर मैं इधर जाऊं, आपको मैं दिखा देता हूं कि दिस इज द एट्रीब्यूट। पहला हमने पढ़ लिया, 2 पॉइंट एनसीईआरटी का था, मैंने थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। एट्रीब्यूट क्या होता है ना? एट्रीब्यूट होता है कि हमारा 3 एट्रीब्यूट होता है स्पीसीज इंपोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी का। वो 3 एट्रीब्यूट क्या होता है ना, ये है, ये जो 3 एट्रीब्यूट लिखा गया है ये है। तो आप लिख सकते हो, मैं बताता हूँ, सुनो। तो क्या होता है एट्रीब्यूट? मैंने एक शॉर्टकट में बोला PRI, यहां पर लिखा गया है PRI। व्हाट इज P फॉर प्रोडक्टिविटी, R फॉर रेजिस्टेंस, I फॉर इन्वाजन। उसको कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में? P फॉर प्रोडक्टिविटी मतलब अगर कोई इकोसिस्टम, कोई कम्युनिटी स्टेबल है तो दैट इकोसिस्टम डज नॉट हैव ए टू मच वेरिएशन इन देयर प्रोडक्टिविटी। मेरा मतलब क्लियर है कि अगर इकोसिस्टम को स्टेबल रखना है तो ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी लगभग कांस्टेंट होना चाहिए। यानी इन्होंने कहा कि स्टेबल इकोसिस्टम डज नॉट हैव ए वेरिएशंस इन टू मच वेरिएशंस इन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में वेरी नहीं होना चाहिए, ये होता है P। इधर भी लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट होता है R, यानी अगर इकोसिस्टम और कम्युनिटी स्टेबल है तो पक्का इकोसिस्टम के अंदर में रेजिस्टेंस पावर होना चाहिए, ताकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रॉट को रेजिस्ट कर पाए, डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल हाजार्ड प्रोसेस को अपना आप सर्वाइव कर पाए। ऐसा ना हो कि साइक्लोन हो गया तो उस ग्रासलैंड के सारे ग्रास मर जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनवायरमेंट का भी कुछ कैपेबल होना चाहिए, कुछ रेजिस्टेंस पावर होना चाहिए, वही R है। क्या लिखा दिया गया? इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू सीजनल डिस्टर्बेंसेस एंड विथस्टैंड सीजनल डिस्टर्बेंसेस एंड विथस्टैंड। डिफरेंट सीजनल डिस्टर्बेंसेस को रेजिस्ट करने का कैपेसिटी उनके पास होना चाहिए, ताकि वो एनवायरमेंट अपनी स्पेसिस को मेंटेन रख पाए, बचा के रख पाए। ठीक है। 3 नंबर पॉइंट होता है कि एनवायरमेंट, इकोसिस्टम और कम्युनिटी मस्ट हैव ए कैपेबल टू प्रिवेंट ए इन्वाजन ऑफ एलियन स्पेसिस। व्हाट इज द मीनिंग? जो कोई बाहर का एक्जोटिक स्पेसिस ही एंट्री करता है इकोसिस्टम के अंडर में, तो उसको रोकने का काम एनवायरमेंट का भी है। इसका मतलब एनवायरमेंट का क्या हाथ पैर है? वो जाके भगा के आ जाएगा, गाय भैंस घुस गया आपके गार्डन में, ऐसा तो नहीं है ना। तो एनवायरमेंट के पास से एक प्रोडक्टिविटी सिस्टम होगा। मान लीजिए आपको सिर्फ ग्रास लैंड के अंदर में कोई डियर नहीं होंगे, आप लायन को छोड़ दोगे, क्या लायन घास खाएगा? नहीं ना। तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी वो लायन के लिए सपोर्ट नहीं होगा, वो भाग जाएगा वहां से। लाइक दिस, आप समझ गए होंगे। तो जो फूड मिलता है इकोसिस्टम के अंदर में, उसको जो खाने वाला होगा वही बच पाएगा, अदरवाइज नहीं बच पाएंगे, राइट। तो मस्ट हैव ए कैपेबल टू प्रिवेंट इन्वाजन ऑफ एलियन स्पेसिस और एक्जोटिक स्पेसिस को रोकने का काम है। अगर अदरवाइज इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन होगा, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होगा तो कोई ना कोई गायब हो जाएंगे। जैसे मैंने कभी बोला होगा कि गालापागोस आइलैंड में पहले टर्टोइज थे, अबिंगडन टर्टोइज। जैसे ही एंट्री करा किसने, गोट के एंट्री हुआ, तो दोनों ने ग्रास को ग्रेजिंग करते थे, दोनों का रिसोर्सेस एक था। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन से टर्टोइज धीरे धीरे गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? रिसोर्स तो अनलिमिटेड था, लेकिन फिर भी इसीलिए गायब हो गया कि ब्राउजिंग कैपेसिटी ऑफ गोट वाज वेरी फास्ट
दैट इज व्हाई टॉर्टोइज आर एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट रीजन। तो कहने का मतलब अगर कोई एक्जोटिक स्पेसीज अपने नेटिव पॉपुलेशन के अंदर में एंट्री करेगा, उसके वजह से नेटिव पॉपुलेशन का नुकसान होगा। ये नेचर का लॉ है। इस तरीके से हमारा 2 नंबर पॉइंट खत्म हो गया। 3 नंबर पॉइंट होता है डेविड टिलमैन आउटडोर एक्सपेरिमेंटल प्लॉट। ये भी कुछ अच्छा खासा कुछ बोला था बेटा, डेविड टिलमैन आउटडोर एक्सपेरिमेंटल प्लॉट। आप आराम से लिख सकते हो। इसमें इंक्रीज लिखा गया है। इसमें से 2 पॉइंट है, इसमें से 2 पॉइंट रखा गया है बेटे। सबसे 2 पॉइंट यही है इसके अंदर में। इनका 2 पॉइंट का नाम क्या लिखोगे? डेविड टिलमैन भी दिखना चाहिए। इनका 2 पॉइंट ये है बेटे, डेविड टिलमैन क्या था ना, हम लोगों ने अगर कोई तुम लोग ने तुम्हारा एक्सपेरिमेंट अगर हुआ होगा, एक रस्सी लेके गार्डन के अंदर में जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, राइट। जैसे ही हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, या हम लोग कर रखे हैं, तुम लोग शायद किया नहीं होगा तो बीएससी में करोगे, बीएससी लाइफ साइंस के लिए भी जरूरत पड़ेगा टॉपिक जो मैं कह रहा हूं। मेरा मतलब जब तुमने एक छोटा सा पॉकेट में या हाथ में रस्सी लेके एक प्लॉट बनाओगे, मान लीजिए 10 बाय 10 का प्लॉट बना दिया। अब एक्सटर्नल बोलेगा कि इसके अंदर में क्या क्या स्पेसिस है बताओ। भाई इतना हमें बीएससी एमएससी करके इतना नॉलेज कभी किसी की होता नहीं है जो रैंडम स्पेसिस को उठा के बता देगा उसका नाम। तो फिर चलता है हेरा फेरी। हेरा फेरी का मतलब हर स्टूडेंट को, यानी हम हमारी बात अगर कहें, हमको जो जो स्पेसिस नाम याद है, सपोज हमारे टाइम पे हमने करा था क्रोटोनस पार्सिफ्लोरस, तो सिनोडोनोडैक्टिलॉन तो सबको पता होता है। जो 10-15 नाम हमने याद रख के उसी प्लांट को पॉकेट में लेके घूमते थे, ठीक है। जब पॉकेट में लेके एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, एक्सटर्नल जब बोलेगा कि दिखाओ क्या मिला, हमने पॉकेट से निकाल के वो उस स्पेसिस को वहीं पर मिट्टी में दबा देंगे, फिर उखाड़ के लाएंगे, बोलेंगे ये मिला। तो बोलेगा नाम क्या है, हम बता देते थे। तो यानी इतना कोई एक्स्ट्रा मतलब स्पेसिस ही हमें अननोन स्पेसिस को बता नहीं पाएंगे। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, ठीक है। तो आउटडोर एक्सपेरिमेंट का मतलब एक प्लॉट हम ड्रॉ करेंगे स्क्वायर प्लॉट में, एंड उस प्लॉट के अंदर में क्या क्या स्पेसिस होंगे देखेंगे। सपोज आपके गार्डन में एक प्लॉट तुमने ड्रॉ किया, देखा कि 10 स्पेसिस मिले, भले ही नाम पता ना हो कोई बात नहीं, 10 स्पेसिस मिले। तो दूसरे के गार्डन में सपोज 20 स्पेसिस मिला, तो वो गार्डन का स्पेसिस डाइवर्सिटी ज्यादा है, उनकी जो कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा फंक्शनल होगा, राइट। तो यही बात डेविड टिलमैन ने बोला था। उन्होंने 2 पॉइंट बोला था, मैंने यहाँ पर लिखा। 2 पॉइंट का मतलब इसके अंदर में इसको लिख लोगे आपने। 2 पॉइंट का मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैंने अपना टेक्निकली बता रहा हूँ, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरिएशंस। यानी इसमें लिखा भी गया होगा द प्लॉट विथ मोर स्पेसिस शुड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। यानी जिस प्लॉट के अंदर में ज्यादा कम स्पेसिस होंगे उसके अंदर में ज्यादा वेरिएशन होगा, क्योंकि वेरिएशन अगर कम होगा तभी स्टेबल इकोसिस्टम रहेगा। मतलब जिस इकोसिस्टम के अंदर में स्पीसीज नंबर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होता है, उसके अंदर में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और बायोमास में वेरिएशंस दिखाई देता है। ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट प्लॉट विथ इंक्रीज्ड स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड इट हैज ए हायर प्रोडक्टिविटी। यानी जिसकी स्पेसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है उसके अंदर में प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है। बस यही 2 पॉइंट डेविड टिलमैन ने बोला था, ठीक है। एंड इसी से हमको कंक्लूजन मिलता है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी आर मेजर इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम एंड सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑन द इकोसिस्टम और ऑन द कम्युनिटी। ये बात सीखने को मिला। अनदर पॉइंट, लास्ट पॉइंट अगर हम बताएंगे, देखो टॉपिक के पास जाएंगे। देखो बेटे, टॉपिक में हमारा डेविड टिलमैन बता दिया एनालॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉजी? मैंने कि एनालॉजी बताया, यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया, बता भी सकता हूँ, इधर बड़ा करके देख लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉजी? डू नो व्हाट इज एनालॉजी? ना हमें एवोल्यूशन में एनालॉजी का मतलब पढ़े हैं, एनालोगस कैरेक्टर। एनालॉजी मतलब जिसकी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है बट सेम एनवायरमेंट में रहने की वजह से उनके फंक्शन सेम होता है, तो उसको बोलते हैं एनालॉजी। बात को समझा करो।
तो ये जो एनालॉजी मैंने क्लैरिटी करके बताया, एनालॉजी टू एक्सप्लेन इंपोर्टेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी जी रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस। अब हमें टॉपिक पढ़ेंगे एक रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस जो है वो एक एनालॉजी टू डिस्क्राइब इंपोर्टेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी। एनालॉजी टू डिस्क्राइब इंपोर्टेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी इज नोन एज रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस। ठीक है, रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस। तो वही टॉपिक को अगर हम पढ़ेंगे, रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस, एनालॉजी टू एक्सप्लेन स्पेसीज डाइवर्सिटी को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए एक रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस आया था जिसका नाम है ये रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस। शायद आपको दिख रहा है जो मैं कहता हूं, सुनो बेटा। ये जो रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस को जो साइंटिस्ट ने बताया था कि इंपोर्टेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी को भाई हम लोग बताने से थोड़ी ना हो जाएगा। तो एक इकोलॉजिस्ट, कौन सा, कोई इंडियन नहीं है, एक इकोलॉजिस्ट था, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट प्रोफेसर पाउल एरलिच। प्रोफेसर पाउल एरलिच, ये उनकी फोटो है भाई। इतना बड़ा काम करा था तो फोटो भी देख लो। तो स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट प्रोफेसर पाउल एरलिच ने, शायद उन्होंने पहले बार कभी एरोप्लेन में जा रहा होगा, आई थिंक सो। तो उन्होंने एरोप्लेन को इकोसिस्टम मान लिया। एरोप्लेन के अंदर में जो नॉट बोल्ट है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवेट, राइट, RIVET, रिवेट बोलते हैं। तो रिवेट को उन्होंने स्पीसीज मान लिया। मैं रिपीट करता हूं, इकोसिस्टम को एरोप्लेन मान लिया एंड एरोप्लेन का जो नॉट बोल्ट होता है उसको रिवेट कहते हैं, रिवेट को स्पीसीज मान लिया, इकोसिस्टम के हिसाब से स्पीसीज मान लिया। तो उन्होंने कहा जिस तरीका से नॉट बोल्ट या रिवेट के वजह से इकोसिस्टम एरोप्लेन फंक्शन करता है एंड सही से उड़ पाता है, ठीक उसी तरीका से स्पीसीज के वजह से इकोसिस्टम सही से स्टेबल हो पाता है, यानी फंक्शन कर पाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोपर? पोपर मतलब चोरी करना। अगर जितने पैसेंजर एरोप्लेन के अंदर में बैठते हैं, वहां से जाते वक्त अगर हर कोई एक एक नॉट बोल्ट को चोरी करके ले लेंगे, ये चोरी का बात किया गया। पोपर मतलब चोरी करना। चोरी करके एक एक नॉट बोल्ट अगर ले लेंगे तो धीरे धीरे एरोप्लेन बिकम्स लेस फंक्शनल। लेकिन अगर कोई उसकी विंग स्पेसिस, यानी जो विंग रिवेट, उसका पंख में जो रिवेट है, अगर कोई पंख वाला रिवेट को चोरी कर लें तो एरोप्लेन वेरी क्विकली क्रैश हो जाएगा। ठीक उसी तरीका से उन्होंने कंपेयर करा कि इकोसिस्टम के अंदर में जब वो एक एक स्पेसीज को कोई चोरी कर लेगा, मतलब वो चले जाएंगे या मर जाएंगे, तो इकोसिस्टम बिकम्स लेस फंक्शनल। अगर कीस्टोन स्पेसीज ही मर जाएगा या किसी के द्वारा चोरी हो गया तो समझ लो कि इकोसिस्टम वेरी रिसेंटली, वेरी क्विकली कोलैप्स हो जाएगा। अगर आपको कोई पूछे कि एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में से डियर को हटा देने से इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा या टाइगर को हटा देने से इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा, तो आंसर होगा डियर को थोड़ा हटा देने से तो इकोसिस्टम थोड़ा बहुत स्टेबल रह सकता है। लेकिन हाँ, सबका तो इंपॉर्टेंस है, लेकिन डियर को हटा देने से जितना फर्क नहीं पड़ेगा, टाइगर को हटा देने से उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि टाइगर इज द कीस्टोन स्पेसीज। शायद समझ आ गया। मैं दोबारा बोलता हूं, सुनो। जस्ट लाइक every passenger of a flight can pop one rivet, then the flight becomes less functional. But if winged rivet is popped by the passenger, then the plane becomes very quickly less functional and ultimately crashed. Exactly, if ecosystem will be more functional, if maximum number of species are present, that is called species diversity. But if one by one species are lost from this ecosystem, then ecosystem becomes less functional, and if the keystone species will be lost,
then ecosystems become collapsed, destroyed. This is the analogy to explain importance of species diversity that is called Revert-Popper hypothesis. It was proposed by Stanford ecologist Professor Paul Ehrlich. से थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हो उड़ीसा वाला विद्यासागर के चैनल। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करके जाओगे, ठीक है। बाकी चीज जो होगा मैंने सारे नोट्स इसके अंदर में दे दिया, ठीक है। हमें फिर देखेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, लेक्चर 6 को लेके आऊंगा। थैंक यू।